हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राज और वेलकम करता हूं आप सभी को मैं अपने इस यूट्यूब चैनल विजन गवर्नमेंट एग्जाम पर। तो फ्रेंड्स, यदि आप भी इस चैनल पर एक न्यू लर्नर्स हैं तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि इसके बाद जो भी वीडियो अपलोड किया जाए तो इसके नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और आप इजीली इस वीडियो को एक्सेस कर सकें। तो फ्रेंड्स, ये हमारा विजन गवर्नमेंट एग्जाम का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। तो यदि अभी तक आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बेसिकली यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको ये सारे बेनिफिट्स प्राप्त होंगे। तो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए आज के हम अपने सेशन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन काफी धमाकेदार होने वाले हैं। बेसिकली आज के सेशन में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 का ज्योग्राफी के ऑल चैप्टर्स, यानी ज्योग्राफी के एनसीईआरटी जो क्लास 6 का है उसके ज्योग्राफी के जितने भी चैप्टर हैं उसमें का मोस्ट वीवीआई एग्जाम ओरिएंटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे, जो कि हेल्पफुल करेगा यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, रेलवे एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। क्योंकि अभी भी जो भी एग्जाम हो रहा है कॉम्पिटिटिव का, बहुत सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी बेस्ड हो रहे हैं, ठीक है। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपको हालांकि जो ये क्लास 6 का एनसीईआरटी का डिजाइन किया गया है वो बच्चे के लिए किया गया है, लेकिन हम भी जब बच्चे थे तो उस वक्त हम लोगों ने पढ़े थे, ठीक है। लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स उस वक्त अच्छे से पढ़ नहीं पाते हैं, ठीक है। और वैसे भी हालांकि जो एनसीईआरटी का क्लास 6 का जो डिजाइन किया गया है वो क्लास 6 के बच्चे के अनुसार ही डिजाइन किया गया है ताकि वो उसको समझ सके। लेकिन इसके अलावा यदि अभी हम इस बुक को पढ़ते हैं तो उस समय जब हम पढ़ते हैं उससे बेहतर आज हमें समझ में आएगा, क्योंकि उसके मुकाबले हमारे हमारे पास अभी काफी सोचने और समझने की क्षमता विकसित हो चुका है, ठीक है। और आप किसी भी बड़े से बड़े यदि एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये बेसिक है। आपको क्लास 6 से लेकर 12 तक की जितने भी बेसिक्स बुक है उसको आपको आना ही चाहिए, ठीक है। तो एक ही वीडियो में आज हम लोग जितने भी मोस्ट वीवीआई एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं उसको देखेंगे, और बेसिकली जो एक क्वेश्चन होगा वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से होगा, ठीक है। और उसी के अनुसार क्वेश्चंस को भी डिजाइन किया गया है। और आपने अगर अभी ज्योग्राफी के क्लास किए होंगे या पढ़े होंगे इस बुक को तो ठीक बात है, लेकिन यदि नहीं भी पढ़े होंगे ना तो इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के माध्यम से आप उस बुक को लगभग पढ़ और समझ सकेंगे, ठीक है। क्योंकि ये केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है, विथ डिस्कशन भी है। प्रत्येक क्वेश्चन के साथ आपको डिस्कशन भी मिलेगा क्यों और कैसे है। और इसमें हम लोग ज्योग्राफी के कुछ बेसिक्स पॉइंट्स को कवर करेंगे, ठीक है। और जो कि आप ज्योग्राफी जब भी पढ़ेंगे तो बहुत सारे टॉपिक्स में आपको मदद करेगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बाकी सब इसमें यही बताया है क्लास 6 का ज्योग्राफी, और इसमें वीवीआई एमसीक्यू क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि सारे चैप्टर से मिलकर बने हैं, ठीक है। और ये मोस्ट वीवीआई एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस होगा और विथ डिस्कशन। ये केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ना होगा, इसके साथ आपको डिस्कशन भी मिलेगा, ठीक है। और ये बेसिकली हेल्पफुल करेगा यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, रेलवे एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से ये क्वेश्चंस को तैयार किया गया है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सेशन को शुरुआत करते हैं। तो आप लोग चैप्टर नंबर 1 देख रहे हैं, जिसमें आप लोग पढ़ेंगे सौर मंडल में पृथ्वी, ठीक है। तो द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, ठीक है। और एक क्वेश्चंस को देखने से पहले आपको हम यहाँ बतला देते हैं कि जो भी इसमें का आपका डाउट होगा, यानी जब आप क्वेश्चंस देखेंगे उससे लेकर डाउट जब आपको होगा तो आगे आने वाले क्वेश्चंस में उसका आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो सेशन को शुरुआत करने से पहले हम आपको यही कहेंगे कि यदि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यार सच में
क्वेश्चंस को डिजाइन करने में बहुत मेहनत होता है, क्योंकि 7 से 8 बार तो सबसे पहले बुक को रीडिंग करना पड़ता है, उसके बाद में उन पॉइंट्स को कवर करना होता है जिनको क्वेश्चंस के फॉर्म में तैयार करना है, ठीक है। देन उसके बाद में टाइप करना पड़ता है, तो काफ़ी मेहनत लगता है। तो अभी तक आप इस पर एक न्यू लर्नर्स हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात में चमकते हैं उसे कहा जाता है। तो आप लोग प्रत्येक क्वेश्चंस को अपने से उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ख होगा, यानी खगोलीय पिंड। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात में चमकते हैं उसे खगोलीय पिंड कहते हैं, ठीक है। और इसे सम्मिलित रूप से खगोलीय पिंड कहते हैं। हम तारा को भी खगोलीय पिंड बोल सकते हैं, ठीक है, और ये सबको भी खगोलीय पिंड बोल सकते हैं। लेकिन आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है सम्मिलित रूप, ठीक है, पूरे के सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, ठीक है, तो उसको खगोलीय पिंड कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, कुछ खगोलीय पिंड जो बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं तथा जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होते हैं उन्हें कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? जिनके पास ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपने अपना आंसर दे दिया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क होगा तारा। वे सभी वस्तुएं, ठीक है, जिनके पास अपने पास ऊष्मा या प्रकाश होता है उन्हें तारा कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग यह कमेंट में बतलाइएगा, क्या चंद्रमा तारा है, क्या पृथ्वी तारा है, ठीक है। और बेसिकली जो सूर्य है, सूर्य भी एक तारा है, क्योंकि इनके पास अपनी ऊष्मा एवं प्रकाश है, ठीक है। और हम आपको बतला दें पृथ्वी चंद्रमा क्यों तारा नहीं है, क्योंकि ये इनके पास खुद के ऊष्मा एवं प्रकाश नहीं है, ठीक है, सूर्य की प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे। आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 माह में कितने बार देख सकते हैं और उस रात को क्या कहते हैं? तो आप लोग अपना आंसर देने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग होगा, यानी 1 बार देख सकते हैं और उस रात को पूर्णिमा कहते हैं, ठीक है। और बेसिकली यहाँ पूर्ण चंद्रमा वाली रात को पूर्णिमा कहा जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। निम्नलिखित में कौन नक्षत्र मंडल का उदाहरण है? इसमें से आपको बतलाना है कि कौन नक्षत्र मंडल का उदाहरण है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने अपना आंसर दे दिए होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन घ होगा, यानी क एवं ख दोनों, यानी आर्सम मेजर, ठीक है, और बिग बियर और सप्तऋषि, ये नक्षत्र मंडल के उदाहरण है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल कौन है? तो आप लोग अपना आंसर देने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग होगा, यानी सप्तऋषि, ठीक है। सप्तऋषि वो नक्षत्र मंडल है जिसे आप आसानी से पहचान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ेंगे। कुछ खगोलीय पिंड में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होता है, ठीक है, और वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होता है, वह कहलाता है, ठीक है। तो आप लोग अपना आंसर देने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग होगा, यानी ग्रह। जो भी ग्रह है उनके पास अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होता है, ठीक है, और वे तारों की प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। और पृथ्वी भी एक ग्रह है, ठीक है, जिनके पास अपनी प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, ठीक है, और बल्कि वे सूर्य की प्रकाश एवं ऊष्मा से प्रकाशित होते हैं, ठीक है। हालांकि इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने आपको बतलाया भी थे इसके। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा कौन है? आपको बतलाना है पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा कौन है।
क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क है, ठीक है। तो सूरज होगा, ठीक है। हालांकि सूरज पृथ्वी का सबसे नजदीक तारा होते हुए भी ये सबसे दूर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में ग्रहों की संख्या कितनी है? आपको बतलाना है कि ग्रहों की कितनी संख्या है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ होगा, यानी 8 ग्रह है, ठीक है। सौर मंडल का निर्माण होता है, ठीक है। तो कैसे होता है निर्माण? तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ होगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ेंगे। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं, ठीक है, और इनमें से सूर्य की दूरी के अनुसार बढ़ते क्रम में सही विकल्प को चुनिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले बुध आएगा, ठीक है। बुध सबसे नजदीक का ग्रह है। देन उसके बाद में आएगा शुक्र, उसके बाद में आएगा पृथ्वी, उसके बाद में आएगा मंगल, उसके बाद में आएगा बृहस्पति, देन उसके बाद में आएगा शनि, और उसके बाद में आएगा यूरेनस, और यूरेनस के बाद आएगा नेपच्यून, ठीक है। ये 8 ग्रह है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा सीरियल वाइज, ठीक है, दूरी के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ेंगे। सूर्य से सबसे नजदीक का ग्रह कौन है, ठीक है, और तथा इनको सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? तो क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी बुध होगा, ठीक है। और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में इनको 88 दिन लगते हैं, ठीक है। बाकी आपको पृथ्वी को 365 दिन लगेगा, ठीक है। शुक्र को 255 दिन लगेगा, और मंगल को 6 से 87 दिन लगेगा। हालांकि जो पृथ्वी है इनको पूरा 365 दिन नहीं लगता है, 365 दिन और 6 घंटा लगता है, ठीक है। और बाकी जो बच गया बृहस्पति, इनको 11 माह 11 साल लगता है सूर्य को एक चक्कर लगाने में। शनि को 29 साल 29 माह लगता है, यूरेनस को 84 साल लगता है, और नेपच्यून को 164 साल लगता है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ेंगे। किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ होगा, यानी शुक्र को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ेंगे। सब और शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह इसलिए कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि इसके आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ेंगे। वह कौन सा ग्रह है जहां पर जीवन के अनुकूल परिस्थितियां पाई जाती है? जैसे पानी एवं वायु पाया जाता है, ठीक है, जो कि जीवन के कुछ अनुकूल परिस्थितियां है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क होगा, यानी पृथ्वी। पृथ्वी एक ऐसा प्लानेट अर्थात ग्रह है जिस पर हम लोग रहते हैं। यहाँ पर जीवन की कुछ महत्वपूर्ण परिस्थितियां जो जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है, अनिवार्य है, ठीक है, वो पाया जाता है। पानी, वायु, ठीक है, ये सब हमारे जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। चंद्रमा को पृथ्वी को एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? जो पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा, इसको पृथ्वी को एक चक्कर लगाने में, चंद्रमा को पृथ्वी के एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क होगा, यानी 27 दिन। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच में पाया जाता है? ये क्वेश्चन काफी एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क होगा, यानी मंगल एवं बुध। मंगल एवं बुध के बीच में क्षुद्र ग्रह पाया जाता है, ठीक है। हालांकि जो क्षुद्र ग्रह है वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह का ही एक भाग होता है, ठीक है, जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ेंगे। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? तो आप लोग अपना आंसर दीजिएगा, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क होगा, यानी दीर्घ वृत्ताकार पथ पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ेंगे। ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है? तो क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख होगा, यानी उत्तर। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ने से पहले जो क्वेश्चन नंबर 18 का शुरुआत होगा वो चैप्टर नंबर 2 से होगा। ठीक है, जो कि चैप्टर का नाम है अक्षांश एवं देशांतर के बारे में पढ़ेंगे, और उसमें अक्षांश एवं देशांतर रेखा के बारे में पढ़ेंगे, जो कि इंग्लिश में इसको लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड बोला जाता है, और ग्लोब को इंग्लिश में ग्लोब ही बोला जाता है। तो यहाँ से आपको बढ़िया क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। ठीक है, जो कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा, और एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन से यहाँ से बनेगा। ठीक है, और डिस्कशन ऑफ क्वेश्चंस का यहाँ से शुरुआत होगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ से बढ़िया आपको देखने के मिलेगा। वो तो वन लाइनर क्वेश्चंस देखे आप लोग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में हमारे पृथ्वी का आकार किस प्रकार है? आपको बताना है कि जो जिस प्लानेट अर्थात जिस ग्रह यानी पृथ्वी पर हम लोग रहते हैं उसका आकार किस प्रकार है। तो क्या वो पूर्ण गोलाकार है, या दोनों ध्रुवों पर थोड़ी चपटी और बीच में उभरी हुई है, क एवं ख दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर होगा ख होगा, दोनों ध्रुव पर थोड़ी चपटी और बीच में उभरी हुई है। ठीक है, हमारा जो पृथ्वी है ये याद रखिएगा, ये पूर्ण गोलाकार नहीं है। जो ध्रुव है यानी दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव, वहां पर ये थोड़ा चपटी हुई है और बीच में उभरी हुआ है। ठीक है, और बीच में उभरी हुई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ेंगे। आप यदि ग्लोब को देखेंगे तो एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है। ठीक है, उसे कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख होगा, यानी अक्ष। ठीक है, बेसिकली यही है। ठीक है, ये हमारा ग्लोब हो गया। ठीक है, ये ग्लोब हो गया। ठीक है, और ये हो गया अक्ष, जो कि ग्लोब की तरफ झुकी हुई अवस्था में है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ेंगे। ग्लोब पर वे दो बिंदु, ठीक है, जिनसे होकर सॉरी यहाँ पर सूर्य नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर सुई होगा, टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। ठीक है, तो ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है उसे कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग होगा, यानी उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, चलिए इसको बतलाते हैं हम। ये हमारा ग्लोब हो गया। ठीक है, ये हमारा ग्लोब हो गया। ठीक है, और ये हो गया सुई। ठीक है, तो ये सुई हो गया। ठीक है, और ये हो गया वो दो बिंदु। ठीक है, जिनसे होकर सुई गुजरती है। तो आपसे पूछा जा रहा है वे दो बिंदु को क्या कहा जाता है। यहाँ का बिंदु, ठीक है, और यहाँ के बिंदु, इस बिंदु को क्या कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है, एक ऊपर वाला को बोला जाता है उत्तरी ध्रुव। ठीक है, और नीचे को दक्षिणी ध्रुव बोला जाता है। इंग्लिश में इसमें नॉर्थ पोल बोला जाता है। ठीक है, और दक्षिणी ध्रुव को साउथ पोल बोला जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ेंगे। पृथ्वी को दो बराबर हिस्से में बांटने वाले रेखा को क्या कहते हैं। जो हमारे पृथ्वी है, ठीक है, उसको दो बराबर हिस्सों में, दो बराबर इक्वल पार्ट्स में बांटने वाले रेखा को क्या कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ होगा, यानी विषुवत। ठीक है, तो यही है। ठीक है, और जो ये 0 डिग्री है, ठीक है, यही विषुवत है। विषुवत 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। ठीक है, ये रहा। ठीक है, इसी को बोला जाता है विषुवत, और इसको इंग्लिश में इक्वेटर बोला जाता है। ठीक है,
जो भी मेन टॉपिक होगा, ठीक है, उसको हम इंग्लिश में बोलने का प्रयास करेंगे। तो विषुवत को इंग्लिश में इक्वेटर बोला जाता है, ठीक है। और बाकी इस सब को आगे आने वाले क्वेश्चंस में आप समझ सकेंगे, ठीक है। अभी हम नहीं बतलाएंगे, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ेंगे। विषुवत वृत्त के उत्तर में स्थित आधे भाग तथा विषुवत वृत्त के दक्षिण में स्थित आधे भाग को क्या कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग होगा, यानी क एवं ख दोनों, यानी उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी गोलार्ध। तो चलिए इसको देखते हैं थोड़ा। तो आपसे पूछा गया है इसमें कि विषुवत वृत्त के उत्तर में स्थित, तो अभी हमने बताया कि विषुवत वृत्त ए हो गया जो 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है, ठीक है। और आपसे पूछा जा रहा है कि विषुवत वृत्त के उत्तर में स्थित आधे भाग तथा विषुवत वृत्त के दक्षिण में स्थित आधे भाग को क्या बोला जाता है? यानी यहां से लेकर उत्तर की तरफ बढ़ने पर यहां तक ले, और पुनः यहां से बढ़कर नीचे दक्षिण यानी साउथ की तरफ नीचे बढ़ने पर इन दोनों पार्ट्स को क्या बोला जाता है? यानी उत्तर वाले पार्ट्स को क्या बोला जाता है और दक्षिण वाले पार्ट्स को क्या बोला जाता है? तो उत्तर वाले पार्ट्स को, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध बोला जाता है, ठीक है। और दक्षिणी वाले पूरे पार्ट को, 0 डिग्री के नीचे दक्षिण वाले पूरे पार्ट को दक्षिणी गोलार्ध बोला जाता है, ठीक है। और उत्तरी गोलार्ध को इंग्लिश में नॉर्थ हेमिस्फीयर बोला जाता है, ठीक है। और दक्षिणी गोलार्ध को इंग्लिश में साउथ हेमिस्फीयर बोला जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़े, बाकी ये सबको आप जान जाएंगे अगले आने वाले अगले क्वेश्चंस में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को क्या कहा जाता है? आपको बतलाना है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को क्या कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क होगा, यानी अक्षांश रेखा। तो चलिए इसको देखते हैं। तो ये हो गया विषुवत वृत्त, ठीक है, जो कि 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है, ठीक है, जिसको अभी हमने बतलाया, ठीक है। ठीक है, और ये पृथ्वी का मान के चलिए वो वास्तविक रूप है, ठीक है। हालांकि हमने जब हम लोग मैप देखते हैं अपने रूम में, ठीक है, वो मैप दूसरा प्रकार का होता है, वो रेक्टेंगल होता है, ठीक है। और ये लगभग गोला टाइप का होता है, हालांकि ये पूर्ण रूप से गोल नहीं होता है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है आपको क्वेश्चन में, विषुवत वृत्त के ध्रुवों तक स्थित समानांतर वृत्तों को क्या कहा जाता है? तो सबसे पहले देखो, ये हो गया वृत्त की तरह आपको दिखा, जो इसको बोला जा रहा है, ठीक है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को क्या बोला जाता है, ठीक है। तो इसको अक्षांश रेखा बोला जाता है, ठीक है, जो विषुवत वृत्त के ध्रुवों तक है। तो ए भी समानांतर रेखा है, ए भी समानांतर रेखा है, ठीक है। और ए भी समानांतर रेखा है और ए भी समानांतर रेखा है, ठीक है। और ये आपको वृत्त की तरह दिखाई दे रहा है कि नहीं? प्रत्येक समानांतर रेखा एक वृत्त की तरह है, और बेसिकली ये वृत्त की तरह ही है, जिसको हम लोग अक्षांश रेखा बोलते हैं। तो आप लोग उत्तर की तरफ देखिएगा, ठीक है, उत्तर की तरफ ये देख रहे हैं सब अक्षांश रेखा है, ठीक है। और ऐसा ही आपको नीचे की तरफ देखने को मिलेगा, ठीक है, वो भी अक्षांश रेखा ही बोला जाता है। और अक्षांश को इंग्लिश में, हालांकि इस चैप्टर को शुरुआत में ही आपको बतलाया गया है, अक्षांश रेखा को इंग्लिश में लैटिट्यूड बोला जाता है, ठीक है, ठीक है। और देशांतर को लॉन्गिट्यूड बोला जाता है। और बाकी सब जो भी है आगे वाले आने वाले क्वेश्चंस में आपको डाउट क्लियर होंगे। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ेंगे। विषुवत वृत्त कितने डिग्री अक्षांश को दर्शाता है? हालांकि ये हमने पिछले वाले क्वेश्चंस में आपको बतलाए हैं, तो आपको ये आना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क हो गया, यानी 0 डिग्री पर स्थित है। ये देख रहे हैं, इसको भल हमने आपको बतलाए हैं, ये रहा, ठीक है, ये 0 डिग्री पर स्थित है। और इसको जो विषुवत वृत्त है, ठीक है, इसको इंग्लिश में इक्वेटर बोला जाता है। और बेसिकली विषुवत वृत्त को कहीं आप इसको भूमध्य रेखा के नाम से भी जान सकते हैं, ठीक है। और भूमध्य रेखा इसके नाम से ही समझ में आता है कि भूमध्य यानी पूरे पृथ्वी को 2 इक्वल पार्ट्स में
बांटने वाली रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ेंगे। विषुवत वृत्त से उत्तर तथा दक्षिण की ओर कितने डिग्री तक अक्षांश रेखा देखने को मिलती है। यानी जो हम विषुवत वृत्त देखे हैं उसके उत्तर तथा दक्षिण की ओर कितने डिग्री तक अक्षांश रेखा देखने को मिलती है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग होगा ए, यानी 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक, यानी विषुवत वृत्त से 90 डिग्री उत्तर तक आप लोग अक्षांश को देख सकते हैं। 90 डिग्री उत्तर तक जाता है, ठीक है, और 90 डिग्री दक्षिण की तरफ जाता है, ठीक है। तो 90 डिग्री अक्षांश उत्तर होता है, ठीक है। 90 डिग्री अक्षांशों की संख्या उत्तर की तरफ होता है विषुवत वृत्त से, और 90 डिग्री अक्षांश की संख्या विषुवत वृत्त से दक्षिण की तरफ होता है। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, जैसे विषुवत वृत्त हो गया, ठीक है, और इससे आप लोग जब नॉर्थ की तरफ बढ़ेंगे, नॉर्थ हेमिस्फीयर की तरफ, यानी उत्तरी गोलार्ध की तरफ, तो जैसे 20 डिग्री हो गया उत्तरी, ठीक है। उत्तरी का मतलब हो गया है नॉर्थ हेमिस्फीयर, क्योंकि ये उत्तर की तरफ है। और ऐसे आप लोग दक्षिण में जाएगा तो द लिखा हुआ है, यानी इसका दक्षिण हो गया। तो जैसे 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश बतला रहा है, ठीक है, और 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश हो गया, 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश हो गया, और 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश हो गया। और यहाँ जो एक छोटा सा बिंदु आप लोग देख रहे हैं, यहाँ तक आप जाइएगा तो ये 90 डिग्री तक आप चले जाइएगा, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक। तो नॉर्थ की तरफ 90 डिग्री तक उत्तरी अक्षांश देखने को मिलता है। नॉर्थ में 90 डिग्री तक आपको अक्षांश रेखा देखने को मिलता है, और विषुवत वृत्त से दक्षिण की तरफ यानी साउथ की तरफ आपको 90 डिग्री अक्षांश रेखा को देखने को मिलता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। नीचे कुछ महत्वपूर्ण समानांतर रेखाएं दिए गए हैं, ठीक है, इनके संदर्भ में सही विकल्प को चुनें। तो ऑप्शन नंबर क है 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा स्थित है। ऑप्शन नंबर ख है 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा स्थित है। ऑप्शन नंबर ग है 66.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव स्थित है। और ऑप्शन नंबर घ है 66.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त स्थित है। और ऑप्शन नंबर अंग है इनमें से सभी। तो क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर अंग होगा, क्योंकि इनमें सभी होगा। तो चलिए इसको देखते हैं पिक्चर के माध्यम से, ठीक है। जो भी आप ये रेखा देख रहे हैं, ठीक है, ये काफी महत्वपूर्ण है, यही पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले तो ये देख लीजिए, ये विषुवत वृत्त हो गया, ठीक है, और इसके उत्तर में सभी रेखाएं को, ठीक है, अक्षांश रेखा बोला जाता है। इसके उत्तर में सभी समानांतर रेखाओं का अक्षांश रेखा कहा जाता है। और कितना अक्षांश रेखा हो सकता है, तो 90 ऊपर हो सकता है 90 तक, और 90 नीचा हो सकता है दक्षिण की तरफ। और इस तरफ जाइएगा तो 23.5 डिग्री पर जो एक अक्षांश रेखा आपको मिलेगा, ठीक है, उसको बोला जाता है कर्क रेखा। और कर्क रेखा को इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोला जाता है, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद में आप लोग जब विषुवत वृत्त के 23.5 डिग्री आप लोग नीचे आइएगा, 23.5 डिग्री ऊपर तो कर्क रेखा है, और जिसको इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोला जाता है। और उतना ही 23.5 डिग्री आप लोग दक्षिण की तरफ आइएगा तो 23.5 डिग्री पर ही मकर रेखा, जिसको इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं, ठीक है। और देन उसके बाद में विषुवत वृत्त यानी इक्वेटर से आप लोग 66.5 डिग्री उत्तरी ध्रुव की तरफ जाइएगा, ठीक है। तो आपको उत्तरी ध्रुव देखने को उत्तरी ध्रुव वृत्त देखने को मिलता है, जिसको इंग्लिश में आर्कटिक सर्कल बोलते हैं, ठीक है। देन इसके बाद में उतना ही यानी 66.5 डिग्री ही दक्षिण की तरफ देखिएगा आप लोग, विषुवत वृत्त से दक्षिण की तरफ आप लोग देखिएगा तो दक्षिण ध्रुव वृत्त देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यही बेसिकली इसमें बतलाया गया है, और बाकी सब जो यहाँ पर ये सब दिया गया है इसको हम लोग आगे आने वाले क्वेश्चंस के माध्यम से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 है
उष्णकटिबंध क्षेत्र कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर क है कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच स्थित क्षेत्र को। ऑप्शन नंबर ख है कर्क रेखा तथा उत्तरी ध्रुव वृत्त के स्थित क्षेत्र को। ऑप्शन नंबर ग है मकर रेखा तथा दक्षिणी ध्रुव वृत्त के स्थित क्षेत्र को। ऑप्शन नंबर घ है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क होगा, यानी कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच स्थित क्षेत्र को उष्णकटिबंध क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, देखिए ये हो गया उष्णकटिबंध क्षेत्र। ठीक है, यहां से लेकर विषुवत वृत्त के यानी इक्वेटर के 23.5 डिग्री उत्तर से लेकर और पुनः इक्वेटर से 23.5 डिग्री दक्षिण की तरफ इन यहाँ यानी इतने भाग को उष्णकटिबंध क्षेत्र बोला जाता है, जिसको इंग्लिश में टॉरिड जोन बोला जाता है। ठीक है, ये इंग्लिश में दिया हुआ है। ठीक सर, तो ये पूरे एरिया को यहाँ से लेकर, ठीक है, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच एरिया को टॉरिड जोन इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में उष्णकटिबंध बोला जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर क है कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच स्थित क्षेत्र को। ऑप्शन नंबर ख है उत्तरी गोलार्ध तथा कर्क रेखा तथा उत्तरी ध्रुव वृत्त के बीच स्थित क्षेत्र को। ऑप्शन नंबर ग है दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा तथा दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच स्थित क्षेत्र को। एंड ऑप्शन नंबर घ है ख एवं ग दोनों। तो क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ होगा, यानी ख एवं ग दोनों, यानी उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र कहा जाता है उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव वृत्त के स्थित बीच में स्थित क्षेत्र को। कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुव वृत्त के बीच स्थित क्षेत्र को शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र कहा जाता है। और वैसे ही दक्षिणी गोलार्ध में आप लोग जाइएगा तो मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुव वृत्त के स्थित क्षेत्र को शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में टेम्परेट जोन बोला जाता है। ठीक है, जिसको चलिए हम लोग फोटोज के माध्यम से देखते हैं। तो आपको बोला जा रहा है ये हो गया। ठीक है, ये विषुवत वृत्त हो गया, जिसको इक्वेटर बोलते हैं, जिसको जो हमारे पृथ्वी के 2 इक्वल पार्ट्स में बांटते हैं, नॉर्थ हेमिस्फीयर अर्थात उत्तरी गोलार्ध और साउथ हेमिस्फीयर अर्थात दक्षिणी गोलार्ध। तो आप लोग विषुवत वृत्त अर्थात इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ जाइएगा तो 23.5 डिग्री पर जो कर्क रेखा है, जिसको इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, यहाँ से लेकर और ये जो उत्तरी ध्रुव वृत्त देख रहे हैं, ठीक है, जिसको इंग्लिश में नॉर्थ आर्कटिक सर्कल बोला जाता है, तो इनके बीच स्थान को यहाँ से लेकर यहाँ को कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुव के बीच स्थित क्षेत्र को उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र बोला जाता है, जिसको इंग्लिश में नॉर्थ टेम्परेट जोन बोला जाता है। ठीक है, और वैसा ही नीचे आइएगा विषुवत वृत्त से दक्षिण की तरफ आइएगा तो 23.5 डिग्री मकर रेखा अर्थात ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेकर और 66.5 डिग्री दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले स्थान को, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच स्थित क्षेत्र को दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है साउथ टेम्परेट जोन बोला जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है शीत कटिबंध क्षेत्र कहा जाता है। तो आप लोग अपना आंसर दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ होगा, यानी ख एवं ग दोनों, यानी शीत कटिबंध क्षेत्र किन एरिया को बोला जाता है, तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित, ठीक है, उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा उत्तरी ध्रुव के बीच स्थित क्षेत्र को शीत कटिबंध यानी फ्रीज जोन बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, और दक्षिणी गोलार्ध में स्थित दक्षिणी ध्रुव वृत्त और दक्षिणी ध्रुव के बीच स्थित क्षेत्र को शीत कटिबंध क्षेत्र बोलते हैं। तो चलिए इसको फोटोज के माध्यम से देखते हैं। तो अब आपको बोल रहा है, ठीक है, जो ये जो ये विषुवत वृत्त है यानी 0 डिग्री है, ठीक है, जिसको इंग्लिश में इक्वेटर बोला जाता है, तो इसके आप लोग नॉर्थ में जाइएगा, नॉर्थ हेमिस्फीयर में। ठीक है, तो यहाँ पर 66.5 डिग्री पर जो रेखा है, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है उत्तरी ध्रुव वृत्त। ठीक है, ठीक है,
और तो उत्तरी ध्रुव वृत्त से लेकर उत्तरी ध्रुव अर्थात नॉर्थ पोल के बीच स्थित क्षेत्र को, यानी यहाँ से लेकर नॉर्थ पोल से लेकर उत्तरी ध्रुव वृत्त तक के क्षेत्र को उत्तरी शीत कटिबंध बोला जाता है। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्थ फ्रीज जोन। ठीक है, क्योंकि ये बर्फ की तरफ मतलब जमा रहता है, इसको इसलिए इसको बोला जाता है फ्रीज जोन, यानी नॉर्थ फ्रीज जोन। और वैसा ही आप लोग दक्षिण की तरफ आइएगा, यानी विषुवत वृत्त अर्थात इक्वेटर के दक्षिणी ध्रुव दक्षिणी गोलार्ध की तरफ आइएगा आप लोग, तो 66.5 डिग्री पर स्थित दक्षिणी ध्रुव वृत्त और दक्षिणी ध्रुव अर्थात साउथ पोल के बीच स्थित क्षेत्र को, यहाँ से लेकर यहाँ तक के एरिया को दक्षिणी शीत कटिबंध क्षेत्र बोला जाता है। ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं साउथ फ्रीज जोन। ठीक है, क्योंकि यहाँ भी बर्फ की तरह जमा रहता है, काफी ठंडा एरिया होता है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, प्रमुख यामोत्तर के संदर्भ में गलत विकल्प को चुनिए। ठीक है, आपको बतला दूं कि जो प्रमुख यामोत्तर है इसको इंग्लिश में मीन मेरिडियन बोला जाता है। ठीक है, तो आपको तो क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ होगा, यानी देशांतरीय यामोत्तर का ताप से संबंध है। ठीक है, ये इस क्वेश्चन के हिसाब से सही है। ठीक है, लेकिन गलत इसलिए है। ठीक है, क्योंकि जो देशांतरीय यामोत्तर का संबंध है, ठीक है, ताप से नहीं है। ठीक है, देशांतरीय यामोत्तर का संबंध टाइम से है। ठीक है, और ताप से अक्षांश रेखा का संबंध है। ठीक है, और बाकी ये सब सही है। पृथ्वी को दो बराबर भागों में भाग यानी पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में बांटती है। ठीक है, और जो प्रमुख यामोत्तर है पृथ्वी को दो बराबर भाग यानी पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में बांटती है। ठीक है, और इसका मान 0 डिग्री देशांतर और इसका मान 0 डिग्री देशांतर पर स्थित है। ठीक है, और प्रमुख यामोत्तर से 180 डिग्री पूर्व तथा 180 डिग्री पश्चिम तक देशांतर रेखा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत ग्रीनविच के 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है। ठीक है, तो बताए भारत का समय ग्रीनविच से कितने आगे या पीछे होगा। तो क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क होगा, यानी भारत का समय ग्रीनविच के समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे होगा, यानी 5.5 घंटा आगे होगा। तो चलिए इसको हम आपको समझाते हैं कि ये कैसे। देखिए, जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो हमारा पृथ्वी है घूमते हैं अर्थात मूव करती है, आवर अर्थ इज मूव। ठीक है, मैथ में हम लोग सर्कल के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम लोग एक सर्कल बनाते हैं, तो वो उस पूरे सर्कल को हम लोग जैसे हम लोग यहाँ से शुरू करें और यहाँ से लेकर यहाँ तक मूव करें और ऐसे मूव करते हुए घूमते हुए यहाँ तक पहुंचे, तो इसको आप लोग कितने डिग्री बोलिएगा। एक पूरा चक्कर लगाया जाता है, तो इसे 360 डिग्री बोलते हैं या नहीं, बोलते हैं ना। तो वैसा ही जो हमारे पृथ्वी है ये 24 घंटा में, ठीक है, 24 घंटा में 160 डिग्री घूमती है। क्योंकि जो है जो ये आप लोग देख रहे हैं मीन जो 0 डिग्री देशांतर पे स्थित है मीन मेरिडियन। ठीक है, 0 डिग्री देशांतर पर स्थित है। ठीक है, और जिस तरह मतलब जैसे भूमध्य रेखा हो गया जिसको इक्वेटर इंग्लिश में बोलते हैं, तो किस तरह मतलब इक्वेटर हमारे पृथ्वी को 2 इक्वल पार्ट्स में यानी में बांट देता है। ठीक इसी प्रकार जो हमारा जो मीन मेरिडियन है अर्थात जो ये प्रमुख यामोत्तर है, ये पृथ्वी को 2 इक्वल पार्ट्स यानी पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में बांट देता है। ठीक है, यानी 0 डिग्री से इधर पश्चिम में स्थित भाग को पश्चिमी गोलार्ध बोलते हैं और इधर पूर्वी गोलार्ध में स्थित भाग को पूर्वी गोलार्ध बोलते हैं। ठीक है, और ये 0 डिग्री हो गया। ठीक है, इसको मीन मेरिडियन बोलते हैं अर्थात प्रमुख यामोत्तर बोलते हैं। ठीक है, तो आपको हम यही समझा रहे थे कि जब यदि आपके रूम में अभी मैप होगा तो आप मैप को भी देख सकते हैं। यहाँ से आपको अब उत्तर दक्षिण की तरफ नहीं देखना है। ठीक है, जब भी आपके सामने अगर देशांतर का बात आए, देशांतर रेखा, तो इसका संबंध पूर्व और पश्चिम से होता है।
तो आप लोग अब यदि आपके पास मैप होगा तो आप लोग देखिएगा 0 डिग्री से आप यदि आप पश्चिम की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, तो 180 डिग्री तक आपको देशांतर रेखा मिलेगा, ठीक है, 180 डिग्री तक। और इधर से आप लोग पूर्व की तरफ बढ़िएगा, पूर्वी गोलार्ध की तरफ, ठीक है, तो इधर से लेकर 180 डिग्री तक इधर मिलेगा, ठीक है, और इस तरह मिलकर 360 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और इस तरह ना समझकर भी आपको आपको ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हम यदि घुमाते हैं और इस तरह एक पूरे चक्कर लगाते हैं, एक चक्कर, तो 360 डिग्री घूमेगा, ठीक है, क्योंकि इतना भाग को हम लोग 90 डिग्री बोल सकते हैं, ठीक है, इतना ये भाग को हम लोग 90 डिग्री बोल सकते हैं, इस भाग को भी हम लोग 90 डिग्री बोल सकते हैं, और इस भाग को भी 90 डिग्री बोल सकते हैं, और इस भाग को भी 90 डिग्री बोल सकते हैं। अर्थात इस प्रकार मिलकर 360 डिग्री हो गया। तो हमारा जो पृथ्वी है इस प्रकार 24 घंटा में 360 डिग्री घूमती है, ठीक है। और इस प्रकार आप लोग जब 360 डिग्री में 24 से आप लोग भागा दीजिएगा, ठीक है, डिवाइड कीजिएगा, तो 1 घंटा में हमारा पृथ्वी 15 डिग्री मूव करती है, ठीक है। और जबकि आप लोग 0 डिग्री से पूर्व की तरफ जाइएगा तो 180 डिग्री देशांतर रेखा मिलेगा, ठीक है। और 0 डिग्री से आप लोग पश्चिम की तरफ, पश्चिमी गोलार्ध की तरफ जाइएगा तो 180 डिग्री तक मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है हमारा पृथ्वी 1 घंटा में 24 घंटा में 360 डिग्री घूमती है, ठीक है, और 1 घंटा में 15 डिग्री घूमता है, ठीक है। और इस प्रकार 4 मिनट में 1 डिग्री घूमता है, यानी 1 डिग्री घूमने के लिए हमारे पृथ्वी को 4 मिनट लगता है, ठीक है। और इस प्रकार जो हमारा इंडिया का टाइम है, ठीक है, वो ग्रीनविच से 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है। तो आप लोग इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, ठीक है, कि हमारा पृथ्वी जो है, जो हमारा देश है, ठीक है, वही ग्रीनविच से 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है, ठीक है। और 1 डिग्री घूमने के लिए, अर्थात 1 डिग्री पृथ्वी को मूव करने के लिए 4 मिनट लगता है, यानी 4 मिनट लगता है। और इस प्रकार आप 82.5 डिग्री को 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये लगभग 5 घंटा 30 मिनट लगेगा, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा जो देश है, ठीक है, वो ग्रीनविच से 5.5 घंटा हमारा टाइम आगे है, ठीक है, ग्रीनविच से हमारा टाइम 5.5 घंटा आगे है। तो अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें डाउट रहता है, तो बाकी सब इस पिक्चर में यही बताया गया है जो ये आपका एनसीईआरटी बुक दिया गया है। हो गया ग्रीनविच, ठीक है, ग्रीनविच हो गया, ठीक है, इसको ही प्रमुख या मोतर माना गया है, ठीक है। 0 डिग्री हो गया, ठीक है। और यहाँ से लेकर इसको पूर्वी गोलार्ध बोलते हैं, और यहाँ से लेकर इधर पश्चिम में पश्चिमी गोलार्ध बोलते हैं, ठीक है। और अपना भारत का स्थिति कहाँ हो गया, ये हो गया भारत, ठीक है। और इस प्रकार भारत जो है वो यहाँ से 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है, ठीक है। और हमारे पृथ्वी को 1 डिग्री मूव करने के लिए 4 मिनट लगता है। इस प्रकार आप 4 डिग्री को 82.5 डिग्री से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5 घंटा 30 मिनट होगा, ठीक है। तो इस प्रकार ग्रीनविच से भारत का टाइम 5.5 घंटा आगे है, ठीक है। और अगर ये आगे का टाइम बतलाता है, ठीक है, जैसे मतलब डिग्री पृथ्वी हमारा मूव करती है, ठीक है, और इधर बढ़ती है तो ये टाइम आगे बोला जाता है, ठीक है। और ठीक है, और यहाँ का टाइम पीछा होता है। अगर हम आपको बोले, अगर ग्रीनविच पर हम आपको बोले कि 12 बज रहा है, ठीक है, और इधर पश्चिम में 15 डिग्री पर कोई देश स्थित है, ठीक है, 15 डिग्री पर ग्रीनविच पर 12 बज रहे हैं, ठीक है। और इधर पश्चिमी गोलार्ध में कोई देश 15 डिग्री पर स्थित है। तो आप लोग बतलाइए कि ग्रीनविच से इसका टाइम कितना आगे या पीछा होगा। तो इस प्रकार जैसे हमने आपको अभी बतलाया कि हमारे पृथ्वी को 1 डिग्री मूव करने के लिए 4 मिनट लगता है, ठीक है। और आप सब अच्छे से जानते हैं जो ये पश्चिमी गोलार्ध का टाइम है ये पीछे है, ठीक है। पश्चिमी गोलार्ध का टाइम ग्रीनविच से पीछे है और पूर्वी गोलार्ध का टाइम ग्रीनविच से आगे है। तो 15 डिग्री पर यहाँ पर कोई देश स्थित है, मान के चलिए 15 डिग्री पर इधर में, ठीक है।
तो 15 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 4 से, ठीक है, क्योंकि 15 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लगता है और हमने 15 डिग्री पे बोले हैं, तो 15 से 4 में आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 60 मिनट होगा, ठीक है। तो 60 मिनट होगा, तो ठीक है। तो एक ग्रीनविच से 60 मिनट आपको कम करना पड़ेगा क्योंकि इसका टाइम पीछे है, ठीक है। ग्रीनविच से इसका टाइम पश्चिमी गोलार्ध का पीछे है और यही बात आपको पूर्वी गोलार्ध की तरफ बोला जाता, तो एक ग्रीनविच से 1 घंटा आगे बढ़ जाता, ठीक है। अर्थात यदि आपको पूर्वी गोलार्ध के बारे में बोला जाता था कि तो 15 से मल्टीप्लाई 4 करते तो 60 मिनट होता, तो 12 में 1 घंटा जोड़ते तो 1 बजता पूर्वी गोलार्ध के लिए, और यहीं पश्चिमी गोलार्ध के लिए 1 घंटा घट जाएगा। अर्थात यहाँ पर 15 डिग्री पर स्थित देश का टाइम होगा 11 बजेगा, ठीक है। और यही बात अगर पूर्वी गोलार्ध की बात की जाए तो यहाँ पर आपको 1 घंटा जोड़ना पड़ेगा, और इस प्रकार यहाँ का टाइम जब 12 में 1 घंटा जोड़िएगा तो 1 बजेगा। ग्रीनविच से यहाँ 1 बजेगा, यानी 1 घंटा आगे रहेगा, और ग्रीनविच से यहाँ पर 1 घंटा कम रहेगा, ठीक है। तो ग्रीनविच से हम आपको बतला के दे रहे हैं, ग्रीनविच से पश्चिम में स्थित पश्चिमी गोलार्ध में स्थित देश हो या चाहे जो भी शहर है, वो जितने डिग्री पर स्थित है उनका ग्रीनविच से टाइम पीछे है, ठीक है। और ग्रीनविच से जो पूर्व में स्थित जो भी देश या शहर है उनका ग्रीनविच से टाइम आगे है, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि एक कॉन्सेप्ट को आप लोग समझ गए होंगे। तो चैप्टर नंबर 3 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, जिसका नाम है पृथ्वी की गतियां, मोशन ऑफ द अर्थ। क्वेश्चन नंबर 30 है, पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमना कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क होगा, यानी घूर्णन। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ बढ़ेंगे, और यहाँ पर पृथ्वी की गति 2 प्रकार की होती है, ठीक है, घूर्णन एवं परिकीर्णन। तो पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है, ठीक है। और सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ बढ़ते हैं। सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, ठीक है, जबकि दूसरा भाग जो सूर्य से दूर होता है वहां पर रात होता है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है उसे क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 31 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क होगा, यानी प्रदीप्त वृत्त, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इल्यूमिनेशन ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो चलिए इसको फोटोज के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। ये हो गया हमारा पृथ्वी, ठीक है। जैसा कि आप सब जानते हैं हमारा जो पृथ्वी है पूर्ण रूप से गोल नहीं है, ये दोनों ध्रुव की तरफ थोड़ा सा चपटी हुई है, ठीक है, और बीच में ये थोड़ा उभरी हुई है, ठीक है। और इस प्रकार जब सन का लाइट हमारे पृथ्वी पर पड़ता है तो ये हमारे पृथ्वी दोनों ध्रुवों की तरफ झुके होने की वजह से हमारे पृथ्वी दोनों ध्रुव की तरफ झुके होने की वजह से, तो इसीलिए यहाँ जो ये वृत्त है, ठीक है, जो प्रदीप्त वृत्त है ये अक्ष के साथ नहीं मिलता है। देख रहे हैं, ये अक्ष के साथ नहीं मिल रहा है। ये अक्ष से 23.5 डिग्री इधर भाग जा रहा है, पुनः ये 23.5 डिग्री इधर भाग जा रहा है। तो ये कभी भी अक्ष के साथ नहीं मिलता है, ठीक है। और ये क्यों नहीं मिलता है क्योंकि हमारा जो पृथ्वी है दोनों ध्रुवों की तरफ थोड़ा चपटी हुई अवस्था में है, ठीक है। और बेसिकली यहाँ पे यही बताया है कि जो हमारे यह पृथ्वी ये वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता है, ठीक है, क्योंकि पृथ्वी 23.5 डिग्री ध्रुवों की तरफ झुका हुआ है। यदि हमारा पृथ्वी पूर्ण रूप से गोल होता, ठीक है, तो ये अक्ष के साथ मिल जाता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ बढ़ते हैं। यदि पृथ्वी घूर्णन ना करे तो क्या प्रभाव पड़ेगा? समझ लीजिए कि यदि पृथ्वी घूर्णन ना करे तो क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर क है, सूर्य की तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा। ऑप्शन नंबर ख है, दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा और पूरे समय ठंडा पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ग है, इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा। ऑप्शन नंबर घ है, इनमें से सभी। तो क्वेश्चन नंबर 32 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ होगा, यानी इनमें सभी, यानी पृथ्वी का घूर्णन करना हमारे लिए जरूरी है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ बढ़ते हैं। पृथ्वी को सूर्य के एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? आपको एक्चुअल टाइम बतलाना है, ठीक है, कि पृथ्वी को सूर्य के एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क होगा 365 दिन और 6 घंटा। हालांकि यदि एग्जाम में आपको नहीं देखने को मिलता है तो आप लोग 366 दिन पे मारिएगा, ठीक है, लेकिन यदि 365 दिन और 6 घंटा रहे तो आपको यही मानना है, क्योंकि एक्चुअल यही टाइम है। जो हमारा पृथ्वी है वो सूर्य को एक चक्कर लगाने में उसका एक्चुअल टाइम यही लगता है 365 दिन और 6 घंटा लगता है, लेकिन अध्ययन के दृष्टिकोण से हम लोग इसको 366 दिन जोड़ लेते हैं, ठीक है। हालांकि जो 6 घंटा है, ठीक है, मतलब एक साल में 6 घंटा एकत्र होगा, ठीक है, फिर अगले साल 6 घंटा बचेगा, फिर अगले साल, और इस प्रकार कर कर 4 साल के बाद लीप ईयर्स आता है, ठीक है, और उस लीप ईयर्स में इस 6 घंटा 4 बार आप जोड़िएगा तो 6 चौका 24 यानी एक दिन हो जाएगा। और इस प्रकार 4 वर्ष के प्रत्येक फरवरी माह में आप इस 24 घंटा को जोड़ दिया जाता है और इस प्रकार 365 दिन में एक दिन जोड़ा जाता है तो 366 दिन होता है, ठीक है। लीप वर्ष के बारे में सही कथन को चुने, हालांकि इसके बारे में हमने अभी बतला दिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 34 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ होगा, यानी इनमें सभी, यानी ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होता है उसे लीप वर्ष कहा जाता है, ठीक है। प्रत्येक 4 साल के फरवरी माह में लीप वर्ष आता है, ठीक है, और लीप वर्ष वाले फरवरी माह 28 दिन के बदले 29 दिन का होता है, ठीक है। ऐसे सामान्य तौर पर जो फरवरी माह होता है वो 28 दिन का होता है, लेकिन जब लीप वर्ष वाला साल होता है, ठीक है, वो 29 दिन का होता है। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ बढ़ते हैं। उत्तरी अयनांत के बारे में सही विकल्प को चुने। तो क्वेश्चन नंबर 35 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ होगा, यानी क एवं ख दोनों, अर्थात सूर्य के उत्तरी गोलार्ध में होना, यानी सूर्य को उत्तरी गोलार्ध में होना उत्तरी अयनांत कहते हैं, ठीक है। और 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा के क्षेत्र में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं थोड़ा, ठीक है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका हुआ रहता है और इस प्रकार जब उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका हुआ रहता है तो कर्क रेखा पर सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट पड़ता है, ठीक है। और इस प्रकार 21 जून को इन क्षेत्र में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होता है, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग 22 दिसंबर को देखिएगा, इसको जस्ट ऑपोजिट यहाँ पर सीन होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो दक्षिणी ध्रुव है वे सन की तरफ झुका हुआ रहता है, ठीक है। और इस प्रकार मकर रेखा पर सन का लाइट सीधे पड़ता है और इस प्रकार इन एरिया में, यानी मकर रेखा वाले एरिया में 22 दिसंबर को, ठीक है, सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होता है। और बाकी सब इसको अगले क्वेश्चंस के अनुसार आपको बताया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 दक्षिणी अयनांत के बारे में गलत विकल्प को चुनो। हालांकि अभी हमने आपको बतला दिया है, क्या करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ख होगा, ठीक है। तो इसको आप लोग सही कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 है ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी के किस गति के कारण होता है, यानी ऋतुओं में जो ऋतु होता है इसमें चेंज पृथ्वी के किस गति के कारण होता है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख होगा, परिक्रमण, ठीक है। अच्छा, यदि आपसे पूछा जाए दिन और रात पृथ्वी के किस गति के कारण होता है तो आप क्या बताइएगा, तो घूर्णन। दिन और रात पृथ्वी के जो गति है वो घूर्णन के कारण होता है, ठीक है। और ऋतुओं में परिवर्तन परिक्रमण के कारण होता है, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 4 में हम लोग इंटर करेंगे, ठीक है। चैप्टर का नाम है मानचित्र, इसमें ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, ठीक है। चैप्टर नंबर जो हम लोग 2 देखे थे, जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड वाला था, वो काफी महत्वपूर्ण था, ठीक है। और तो इसी को देखेंगे, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है राजनीतिक मानचित्र के संदर्भ में सही विकल्प को चुने। तो क्वेश्चन नंबर 38 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग होगा, यानी
इसमें राज्यों, नगरों, शहरों और गांवों तथा विश्व के विभिन्न देशों के बारे में वर्णन किया जाता है। आप अपने रूम वगैरह में जो भी आप मानचित्र लगाए होंगे, ठीक है, जिसमें राज्यों, नगरों, शहरों, गांवों तथा विश्व के विभिन्न देशों के बारे में बतलाता है, उसे राजनीतिक मानचित्र बोलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ बढ़ते हैं। भौतिक मानचित्र के संदर्भ में यानी फिजिकल मैप के संदर्भ में सही विकल्प को चुने। तो क्वेश्चन नंबर 39 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख होगा, यानी पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियां जैसे पर्वत, पठार, मैदान का वर्णन इसमें बतलाया जाता है। ठीक है, तो इसे भौतिक मानचित्र अर्थात फिजिकल मैप बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ बढ़ते हैं। थीमेटिक मानचित्र के संदर्भ में सही विकल्प को चुने। तो क्वेश्चन नंबर 40 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क होगा, इसमें वारसा वाले क्षेत्र का विशेष वर्णन होता है। यह एक विशेष मानचित्र होता है। ठीक है, जो थीमेटिक मानचित्र होता है एक विशेष प्रकार का मानचित्र होता है, जिसमें किसी विशेष, जैसे मान के चलिए कहीं वारसा वाले क्षेत्र को बतलाना है तो उस मानचित्र में केवल वारसा के बारे में ही बतलाया जाएगा। ठीक है, कहीं पे खनिज वनिज को बतलाना है तो उस मानचित्र में केवल खनिज को ही बतलाया जाए, तो उसी को बोला जाता है थीमेटिक मानचित्र। तो क्वेश्चन नंबर 41 है, मानचित्र के कितने घटक हैं? तो क्वेश्चन नंबर 41 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। वो 3 कौन है देखते हैं। तो मानचित्र के 3 घटक है, दूरी, दिशा तथा प्रतीक। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ बढ़ेंगे। हालांकि 42 में एंटर करने से पहले चैप्टर 5 में हम चैप्टर 5 के जो चैप्टर है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, ठीक है, इसको इंग्लिश में मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, मेजर डोमेन्स ऑफ अर्थ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 को। सॉरी 42 को। ठीक है, एक ऐसा सीमित क्षेत्र जहां पर अस्थल, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। ठीक है, एक ऐसा सीमित क्षेत्र जहां पर अस्थल, जल तथा हवा का एक साथ मिलता है उसे कहा जाता है। ठीक है, एक ऐसा सीमित क्षेत्र जहां पर अस्थल, जल तथा हवा एक साथ मिलता है उसे क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 42 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग होगा, यानी जयमंडल। और यहाँ पर ये टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, इसको आप लोग इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, और बेसिकली जयमंडल के बारे में जिसको इंग्लिश में बायोस्फीयर बोला जाता है। ठीक है, देख रहे हैं, ये हो गया एटमॉस्फेयर जिसको हिंदी में वायुमंडल बोलते हैं। ठीक है, और ये हो गया लिथोस्फीयर, ठीक है, जिसको इंग्लिश में भूमंडल बोलते हैं। ये हो गया लिथोस्फीयर जिसको हिंदी में भूमंडल बोलते हैं, और ये हो गया हाइड्रोस्फीयर इसको इंग्लिश में जलमंडल कहते हैं। और ये तीनों जब मिलता है तो इसी को हम लोग जयमंडल अर्थात इंग्लिश में बायोस्फीयर बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे वाले क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, महासागरों के संदर्भ में सही विकल्प को चुने। तो क्वेश्चन नंबर 43 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख होगा, यानी सभी महासागर आपस में एक दूसरे के द्वारा जुड़े हुए हैं। यानी जितना भी आप महासागर देखेंगे, ठीक है, वो आपस में एक दूसरे से इंटरलिंक है। ठीक है, तो चलिए इसको फुटेज के माध्यम से देखते हैं। देखिए, ये हो गया अटलांटिक महासागर। ठीक है, ये हो गया प्रशांत महासागर, सबसे बड़े महासागर को हम बतला दे रहे हैं। ठीक है, तब आपको समझ में आएगा। और ये हो गया नीचे दक्षिणी महासागर। ठीक है, और ये हो गया हिंद महासागर, और ऊपर नॉर्थ में हो गया आर्कटिक महासागर। ठीक है, और एक छोटा सा है भूमध्य महासागर। ठीक है, ये सब महासागर हो गया। ठीक है, अब क्या बतलाइए हमको, क्या नॉर्थ में जो आर्कटिक महासागर है क्या वो अटलांटिक महासागर से नहीं जुड़ा हुआ है? देखिए तो जुड़ा हुआ है कि नहीं। क्या अटलांटिक महासागर प्रशांत महासागर से नहीं जुड़ा हुआ है? क्या प्रशांत महासागर हिंद महासागर से नहीं जुड़ा है? क्या अटलांटिक महासागर हिंद महासागर से जुड़ा नहीं है? क्या हिंद महासागर दक्षिणी महासागर से नहीं जुड़ा हुआ है? ये आपस में जितने भी महासागर है ये सब इंटरलिंक होते हैं, सब जुड़े हुए होते हैं। बाकी
इस फोटो से आपको क्लियर हो जाएगा। ये सब, ये अटलांटिक महासागर हो गया, यहाँ पर अटलांटिक महासागर है, यहाँ पर दक्षिणी महासागर है, ठीक है, यहाँ पर हिंद महासागर है, ये एरिया प्रशांत महासागर है, ठीक है। ऊपर नॉर्थ में देखिएगा तो आप लोग ये आर्कटिक महासागर है, ठीक है। तो बतलाइए ये सब आपस में इंटरलिंक है कि नहीं? ये सब आपस में इंटरलिंक है, ये आपस में मिल जा रहा है। तो इसीलिए जितने भी महासागर होते हैं वो सब आपस में इंटरलिंक होते हैं। महाद्वीप के संदर्भ में सही विकल्प को चुने। 44 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क होगा, यानी ये महासागरों के द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। तो जो महाद्वीप होता है वो महासागर के द्वारा, अधिकतर महाद्वीप महासागर के द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में आकार एवं बड़े होने के आधार पर, आकार एवं बड़े होने के आधार पर, ठीक है, महाद्वीपों को व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। यानी आपको इसमें जो व्यवस्थित और सही ऑप्शन है उसको चुना होगा। यानी सबसे पहले जिस महाद्वीप का आकार बड़ा होगा, ठीक है, वो आगे रहेगा, ठीक है, देन उसके छोटे वाला उसके पीछे रहेगा, ठीक है। तो उस ऑप्शंस को आपको इसमें से चूज करना है। तो क्वेश्चन नंबर 45 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग होगा, ठीक है। यानी एशिया होगा सबसे पहले। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? एशिया है। देन उसके बाद में अफ्रीका आएगा, उसके बाद में उत्तरी अमेरिका, उसके बाद में दक्षिणी अमेरिका, उसके बाद में अंटार्कटिका महाद्वीप, देन उसके बाद में आएगा यूरोप, और जो ऑस्ट्रेलिया आप लोग देख रहे हैं, ठीक है, ये सबसे छोटा महाद्वीप है, ठीक है, सबसे छोटा महाद्वीप यही है, ठीक है। और ये चारों तरफ से जल से घिरा हुआ है ये महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ बढ़ते हैं। अफ्रीका महाद्वीप के संदर्भ में गलत विकल्प को चुने। तो क्वेश्चन नंबर 46 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ होगा, यानी विश्व का सबसे बड़ी नदी नील नदी इसी महाद्वीप से स्थित है। तो यही गलत ऑप्शन है, क्योंकि जो विश्व का सबसे बड़ी नदी है, ठीक है, वो अमेजन नदी है जो कि दक्षिणी अमेरिका में पड़ता है, ठीक है। और जो नील नदी के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है, ये अफ्रीका महाद्वीप का है, लेकिन ये विश्व की बड़ी नदी नहीं है, इसको विश्व की लंबी नदी बोला जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार एग्जाम में आपको थोड़ी सी मिस्टेक के कारण कंफ्यूजन हो सकता है, देख ले रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ बढ़ेंगे। एग्जाम में इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है और स्टूडेंट्स यहीं पे मिस्टेक करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ बढ़ते हैं। तो देख रहे हैं यही ना पूछा जा रहा है, ये है अमेजन नदी, आप लोग देख रहे हैं, ठीक है, ये दक्षिण अमेरिका में है, इसको बोलते हैं विश्व की सबसे बड़ी नदी, ठीक है। और ये अफ्रीका में नील नदी देख रहे हैं, इसको बोला जाता है विश्व की सबसे लंबी नदी। तो ये ध्यान देने की बात है। क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ बढ़ते हैं। हमेशा बर्फ की मोटी परतों से ढका हुआ कौन सा महाद्वीप रहता है? आपको बतला रहा है हमेशा बर्फ की मोटी परतों से ढका हुआ कौन सा महाद्वीप रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 47 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ होगा, यानी अंटार्कटिका महाद्वीप। ये रहा अंटार्कटिका महाद्वीप, ठीक है, और ये रहा दक्षिणी महासागर, दक्षिणी महासागर के नीचे है, ठीक है। तो ये चारों तरफ से बर्फ से ढका हुआ है और यहाँ पर कोई मानव निवास नहीं करता है, ठीक है। अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे और देखिए यही है अंटार्कटिका महाद्वीप और ये क्या है, यहाँ पर दक्षिणी महासागर है, ये चारों तरफ से बर्फ से यहाँ पर ढका हुआ है। क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ बढ़ते हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि इसके डैश डैश प्रतिशत पर जल पाया जाता है। तो कितने प्रतिशत भाग पर जल पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 48 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख होगा, यानी 71%। पृथ्वी के 71% भूभाग पर जल पाया जाता है, ठीक है, और बाकी 29% भाग स्थल है, ठीक है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का, यानी जितना जल पृथ्वी पर पाए जाते हैं उसका कितना प्रतिशत भाग महासागरों में पाया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 49 का करेक्ट आंसर होगा
ऑप्शन नंबर घ होगा, यानी 97.5%। ठीक है, यानी पृथ्वी पर इतना पानी होते हुए भी, इतना जल होते हुए भी, क्योंकि जो हमारे पृथ्वी पर जल पाया जाता है 71% पाया जाता है, उसके तुलना में यहाँ पर स्थल कम है, क्योंकि स्थल कितना है 29% भाग पर स्थल है। ठीक है, और इतना भाग पर पानी होते हुए भी हमारे पास पीने लायक पानी कम है, क्योंकि 97.5% पानी महासागरों में ही है, जो कि ये खारा पानी होते हैं। ठीक है, जिसको हम पी नहीं सकते हैं। और बाकी कितना बच गया 2.5%। और क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ बढ़ेंगे तो बाकी 2.5% जल और लवण है। ठीक है, और इसमें भी हमें पीने के लिए इतना भी पानी नहीं है, इससे भी कम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ बढ़ेंगे। महासागरों की संख्या 5 है। ठीक है, इनमें बड़े से छोटे आकार के आधार पर व्यवस्थित विकल्प को चुने, यानी सबसे बड़े कौन आएगा, यानी और उसके बाद उससे छोटे कौन आएगा, इसके आधार पर आपको व्यवस्थित विकल्प को चुनना है। तो क्वेश्चन नंबर 50 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख होगा, यानी सबसे बड़ा महासागर कौन है, तो प्रशांत महासागर, उसके बाद आता है अटलांटिक महासागर, उसके बाद आता है हिंद महासागर, उसके बाद आता है दक्षिणी महासागर, और तथा उसके बाद आता है आर्कटिक महासागर। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं पिक्चर्स से। तो देखिए सबसे बड़ा महासागर क्या बोला गया है, प्रशांत महासागर। तो प्रशांत महासागर ये रहा। ठीक है, ठीक है, ये भी प्रशांत महासागर, ये एक ही है। ठीक है, ये रहा अटलांटिक महासागर। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, और ये है अटलांटिक महासागर, और तीसरा नंबर पर है हिंद महासागर। ठीक है, ये है, और चौथा नंबर पर है आपका है दक्षिणी महासागर, ये रहा, इन एरिया को बोलते हैं। ठीक है, ये दक्षिणी महासागर, और पांचवा स्थान आर्कटिक महासागर है, नॉर्थ में है। ठीक है, ये सब रहा। तो ये सब आपको ध्यान देना है। इसी प्रकार का क्वेश्चन, मैप वाइज क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 51 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ग होगा, यानी प्रशांत महासागर में। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग जो मेरियाना गर्त है, ये प्रशांत महासागर में ही स्थित है। क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस महासागर का आकार अंग्रेजी के इस अक्षर के आकार के जैसा है? आकार के जैसा है। एक महासागर है, ठीक है, उसका आकार है कुछ इस प्रकार का। ठीक है, वो देखने में अंग्रेजी के इस अक्षर के आकार के जैसा है। ठीक है, तो कौन सा महासागर है? तो क्वेश्चन नंबर 52 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क होगा, यानी अटलांटिक महासागर। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, तो इसको इग्नोर कीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो क्वेश्चन, तो चलिए इसको देखते हैं फुटेज में। ठीक है, एक मिनट। अटलांटिक महासागर, ये रहा अटलांटिक महासागर। ठीक है, ये रहा अटलांटिक महासागर, देख रहे हैं अंग्रेजी के इस अक्षर के आकार के जैसा है। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो अगले क्वेश्चंस की तरफ हम लोग मूव ऑन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 है। निम्नलिखित में से कौन एकमात्र महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर पड़ा है? वह कौन सा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर पड़ा है? तो क्वेश्चन नंबर 53 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख होगा, यानी हिंद महासागर। क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ बढ़ेंगे। पृथ्वी की सतह से शुरुआत करने पर वायुमंडल परतों का सही व्यवस्थित विकल्प को चुने, यानी पृथ्वी की सतह से शुरुआत करने पर, ठीक है, वायुमंडल ये परतों का सही व्यवस्थित विकल्प को चुने। तो क्वेश्चन नंबर 54 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख होगा है। ठीक है, यानी आप पृथ्वी से जब वायुमंडलीय परतों को शुरुआत कीजिएगा, ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आएगा क्षोभ मंडल। ठीक है, उसके बाद में आएगा समताप मंडल। ठीक है, उसके बाद में आएगा मध्य मंडल। ठीक है,
उसके बाद आएगा आयन मंडल, देन सबसे ऊपरी वाला भाग होगा बहिर्मंडल, ठीक है। तो कुछ चलिए इसको पिक्चर के माध्यम से देखते हैं। ये रहा क्षोभ मंडल, ठीक है, और इसके बाद आया समताप मंडल, ठीक है, और ये रहा मध्य मंडल, और ये रहा आयन मंडल, और ये रहा बहिर्मंडल, ठीक है। जो क्षोभ मंडल है इसमें आप मौसम संबंधी सभी प्रकार के घटनाओं को देखते हैं। जो भी मौसम संबंधी घटना होता है जैसे बादल उदल, ये सब इसी में हम लोग देखते हैं क्षोभ मंडल में, ठीक है। समताप मंडल ये सब बादल रहित होता है, इसलिए जो ये समताप मंडल का एरिया होता है इसमें आप ये हवाई जहाज उड़ाने के लिए ये सही क्षेत्र होता है, ठीक है। और ये रहा, और उसके बाद में जो समताप मंडल है, ठीक है, सूर्य से आने वाले पराबैंगनी किरणों को ये रोकता है, ठीक है। यहाँ पर ओजोन परत पाया जाता है, ठीक है, जो कि सूर्य से आने वाले जो भी पराबैंगनी किरणें हैं उसको रोकती है। और ये रहा मध्य मंडल, ठीक है, और ये रहा आयन मंडल, ठीक है, और ये रहा बहिर्मंडल। तो चलिए अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित में कौन एकमात्र महासागर है। इस क्वेश्चन को हमने अभी देखे हैं, ठीक है, इसको इग्नोर करेंगे। क्वेश्चन नंबर चैप्टर ऑफ 6 है, ठीक है, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप अर्थात मेजर लैंडफॉर्म ऑफ द अर्थ। चलिए इसके जो भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस है उसको देखते हैं। इसमें हम लोग बेसिकली देखेंगे जो माउंटेन के बारे में देखेंगे, जो भी मतलब पृथ्वी के जो जितने प्रकार के स्थल के रूप हो सकते हैं उसको देखेंगे, ठीक है। प्लेटू के देखेंगे, माउंटेन के देखेंगे, प्लेन के देखेंगे, ये सब देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 है अपरदन की प्रक्रिया के संदर्भ में गलत विकल्प को चुने। तो क्वेश्चन नंबर 56 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ होगा, यानी अपरदन यह एक आंतरिक प्रक्रिया है। तो यही ऑप्शन गलत है, ठीक है, क्योंकि जो अपरदन की प्रक्रिया है वो एक आंतरिक प्रक्रिया नहीं है बल्कि ये बाह्य प्रक्रिया है, ठीक है, क्योंकि ये जल और बर्फ और वायु के द्वारा ये अपरदन करती है पृथ्वी को, ठीक है, पृथ्वी के किसी भी स्थल को अपरदन करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये बाह्य प्रक्रिया हो गया, ये आंतरिक प्रक्रिया नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ बढ़ते हैं। निक्षेपण की प्रक्रिया के संदर्भ में सही विकल्प को चुने। तो क्वेश्चन नंबर 57 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ होगा, यानी क एवं ख एवं ग दोनों, अर्थात निक्षेपण की क्रिया द्वारा सतह का निर्माण होता है। ये बात सही है कि निक्षेपण की जब अपरदन होता है, ठीक है, तो उसको कहीं ना कहीं उसको वो निक्षेपण होता ही है। तो निक्षेपण के द्वारा सतह का निर्माण होता है, ठीक है, और निक्षेपण जल वायु तथा बर्फ के द्वारा होती है, और अपरदन भी जल वायु तथा बर्फ के द्वारा होती है। और अपरदन और निक्षेपण, ठीक है, ये बाह्य प्रक्रिया है, पृथ्वी के आंतरिक प्रक्रिया नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ बढ़ेंगे। पर्वत कितने प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग होगा 3 प्रकार का, ठीक है। और बेसिकली जो पर्वत 3 प्रकार के होते हैं वो है वलित पर्वत, ठीक है, भ्रंशोत पर्वत तथा ज्वालामुखी पर्वत। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है वलित पर्वत के संदर्भ में सही विकल्प को चुने। तो क्वेश्चन नंबर 59 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग होगा, यानी क एवं ख दोनों, यानी हिमालय तथा अल्प्स वलित पर्वत की उदाहरण है, ठीक है। और भारत की अरावली पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत है। तो ये दोनों ऑप्शन सही है, क्योंकि आज जो अरावली पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, ये विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ बढ़ेंगे। ज्वालामुखी पर्वत के संदर्भ में सही विकल्प को चुने। ऑप्शन नंबर क है माउंट किलिमंजारो तथा फ्यूजियामा ज्वालामुखी पर्वत के उदाहरण है।
ऑप्शन नंबर ख है ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण ज्वालामुखी क्रियाओं के फलस्वरूप होता है। यानी और ऑप्शन नंबर ग है क एवं ख दोनों, और ऑप्शन नंबर घ है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 60 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ऑप्शन नंबर ग होगा, यानी क एवं ख दोनों, यानी ये भी सही होगा और ये भी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ बढ़ेंगे। पठार के संदर्भ में सही विकल्प को चुने। तो क्वेश्चन नंबर 61 का करेक्ट आंसर होगा इनमें से अभी, यानी पठार उठी हुई एक सपाट भूमि होती है, ठीक है, तथा यह आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है। यानी प्लेन जो होता है, यानी मैदानी जो भूमि होता है उससे ऊपर पठार होता है, ठीक है। और भारत के दक्कन पठार पुराने पठारों में से एक है, ठीक है। और तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। तो ये सभी ऑप्शन सही है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 62 है मैदानी भूमि के संदर्भ में गलत विकल्प को चुने। तो क्वेश्चन नंबर 62 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग होगा, ठीक है। तो एक गलत विकल्प है। क्या बोला जा रहा है, तो मैदानी इलाके में भूकंप आने की सबसे अधिक संभावना रहती है। जी नहीं, मैदानी इलाके में भूकंप नहीं आता है, ठीक है। पर्वतीय इलाके में ज्यादा भूकंप आता है। बाकी सब ये ऑप्शन सही है। मैदानी समतल तथा उपजाऊ भूमि होता है, ठीक है। यह भूमि परिवहन मनुष्य के रहने तथा मकान बनाने की दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन सही है। बाकी ये ऑप्शन ग वाला ऑप्शन ये गलत था, क्योंकि मैदानी इलाके में भूकंप आने की संभावना बहुत कम रहती है। अधिकतर भूकंप जो आता है वो पर्वतीय इलाके में आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ बढ़ेंगे। यांगत्से नदी कहाँ बहती है? तो क्वेश्चन नंबर 63 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ होगा, यानी चीन में। ये चीन में बहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ बढ़ेंगे। 64 की तरफ बढ़ने के पहले चैप्टर 7 है, ठीक है, हमारा देश, यानी आवर कंट्री इंडिया। इसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। और ये इसमें बेसिकली इंडिया की ज्योग्राफी के बारे में बेसिक जानकारी इससे आप लोग को प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 63 है भारत का क्षेत्रफल कितना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 63 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क होगा, यानी 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ बढ़ेंगे। भारत के संदर्भ में सही विकल्प को चुने। ऑप्शन नंबर क है यह उत्तर से हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा हुआ है। ऑप्शन नंबर ख है इसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। ऑप्शन नंबर ग है इसके पश्चिम में अरब सागर है। ऑप्शन नंबर घ है इसके दक्षिण में हिंद महासागर है। यानी ऑप्शन नंबर अंगा है इनमें से सभी। तो क्वेश्चन नंबर 64 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर अंगा होगा, यानी इनमें से सभी। ये पूरे ऑप्शन इसमें का सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ बढ़ेंगे। तो हम आपको बता देंगे कि यहाँ जो हमारा भारत है, इंडिया है, इसके उत्तर में है ये हिमालय पर्वत है, ठीक है। और इधर पश्चिम में अरब सागर से घिरा है, ठीक है, ये अरब सागर है, ठीक है। पूरब में बंगाल की खाड़ी है, ठीक है, देख रहे हैं आप लोग। और जो दक्षिण आप लोग देख रहे हैं इसमें हिंद महासागर से घिरा हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। नीचे भारत का भौगोलिक विस्तार किलोमीटर में दिया गया है, ठीक है। इनमें से गलत विकल्प को चुने। जो भी इनमें गलत ऑप्शन होगा वो सही होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 65 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वहां होगा, इनमें से कोई नहीं। अर्थात ये दोनों ऑप्शन है ये सही है, गलत इसमें ऑप्शन कोई नहीं है। यानी उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक 3200 किलोमीटर तक इसका विस्तार है, ठीक है। यानी नॉर्थ में कश्मीर से शुरू कीजिएगा तो सबसे दक्षिण का सबसे दक्षिणी पॉइंट यानी कन्याकुमारी तक जाइएगा आप तो 3200 किलोमीटर पड़ेगा, ठीक है। और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक भारत का विस्तार 2900 किलोमीटर है, ठीक है। तो
ये सभी ऑप्शन सही है, यानी तो और इसमें कोई ऑप्शन गलत नहीं है, तो इस प्रकार ये है ऑप्शन घ सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ बढ़ेंगे। भारत के संदर्भ में गलत विकल्प को चुने। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत के मुख्य भूमि का विस्तार 8.4 डिग्री उत्तर से लेकर 37.6 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच है। तो क्वेश्चन नंबर 66 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर घ होगा, इनमें से सब कोई नहीं। ठीक है, यानी इसमें कोई भी गलत ऑप्शन नहीं है, ये सारे ऑप्शन सही है। ठीक है, क्योंकि भारत को आप देखिएगा तो जो जैसे हमने पहले का चैप्टर नंबर 2 में जब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोग देखे थे कि जो हमारे पृथ्वी है उसको 2 इक्वल पार्ट में भूमध्य रेखा अर्थात इक्वेटर बांटता है। ठीक है, और इक्वेटर के उत्तर में स्थित सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं। ठीक है, और नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। ठीक है, तो भारत का स्थिति कहाँ है, तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। आप अपने विश्व के जो मैप रखे होंगे उसमें भी भारत की स्थिति को देख सकते हैं। उसमें आप लोग देखिएगा 0 डिग्री से भारत यानी भूमध्य रेखा से भारत उत्तर में है, यानी नॉर्थ की तरफ है भारत की स्थिति। और जो कर्क रेखा है यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 23.5 डिग्री, वो देश के लगभग हमारे मध्य भाग से होकर गुजरती है। तो ये भी आप देख सकते हैं कर्क रेखा को हमारे देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरता है। और जो अक्षांशीय विस्तार है भारत का, ठीक है, वो 8.4 डिग्री उत्तर से 37.6 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच है। इसको 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर भी बोलते हैं इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ बढ़ेंगे। पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? वो अक्षांश विस्तार के बारे में पूछा था। ठीक है, अब देशांतरीय विस्तार के बारे में पूछा है। अच्छा, एक बात आप लोग अच्छे तरह से समझ जाइएगा, जब भी आपको अक्षांशीय विस्तार का बारे में पूछा जाए तो उसका संबंध आपको यह समझ लेना चाहिए कि उत्तर और दक्षिण से संबंध होगा। ठीक है, और जब भी आपसे देशांतर के बारे में पूछा जाए तो उसका संबंध पूर्व एवं पश्चिम से होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 67 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क होगा। 68.7 डिग्री पूर्व से लेकर 97.25 डिग्री पूर्वी देशांतर तक फैला है। आप भारत को अपने विश्व के मैप में देख सकते हैं। ठीक है, जिस तरह इक्वेटर पृथ्वी को 2 बराबर भागों नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर में बांटती है। ठीक है, उसी प्रकार जो देशांतर है यानी उसको मेन मेरिडियन बोलते हैं। ठीक है, प्रमुख या मोतर बोलते हैं। ठीक है, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है, तो भारत का स्थिति है पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है, भारत का स्थिति कहाँ है, तो पूर्वी गोलार्ध में। और कितने डिग्री से है, तो 68.7 डिग्री पूर्व से लेकर 97.25 डिग्री पूर्वी देशांतर तक भारत फैला है। ठीक है, और जिसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं 68.68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक फैला है। ठीक है, और बेसिकली जो देशांतर है, ठीक है, देशांतर का संबंध टाइम से होता है और अक्षांश का संबंध तापमान से होता है। ठीक है, टेम्परेचर से होता है। ये भी बात आप लोग समझ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ बढ़ते हैं। भारत का स्थलीय सीमा रेखा कितने देशों के साथ लगती है? भारत का स्थलीय सीमा रेखा कितने देशों के साथ लगती है? तो क्वेश्चन नंबर 68 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ होगा, यानी 7 देशों के साथ। भारत 7 देशों के साथ अपनी सीमा रेखा को साझा करती है। ठीक है, चलिए उस देश को देखते हैं। ठीक है, वो देश है अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, ठीक है, चीन है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है तथा म्यांमार है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69 है। भारत श्रीलंका से किस जल संधि के द्वारा अलग होता है? तो क्वेश्चन नंबर 69 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क होगा, यानी पाक जल संधि से। ठीक है, और बाकी ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, और ये पनामा जो जल संधि दे रहा है, जबकि ये पनामा जल संधि नहीं है, ये जल संधि नहीं बल्कि स्थल संधि है जो कि उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से जोड़ती है। ठीक है,
तो ये जल संधि नहीं है, ये स्थल संधि है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ेंगे। हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं? जो हिमालय पर्वत है, ठीक है, उसके उसमें भी डिवीजन किया गया है, ठीक है। तो सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ख होगा, उसको शिवालिक बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ बढ़ेंगे। सह्याद्री को और किस नाम से जाना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 71 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख होगा, यानी पश्चिमी घाट के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ बढ़ते हैं। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 72 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख होगा, यानी लक्षद्वीप समूह। क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 73 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख होगा, यानी राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं और बेसिकली यहां से चैप्टर शुरुआत होता है भारत की जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी, जिसको इंग्लिश में क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ बोलते हैं। चलिए इसमें जो भी क्वेश्चंस बनते हैं उसको देखते हैं। मौसम के संबंध में सही विकल्प को चुने। ऑप्शन नंबर क है मौसम वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर ख है इसमें तापमान, वर्षा तथा सूर्य के विकिरण इत्यादि शामिल है। ऑप्शन नंबर ग है जून से सितंबर तक दक्षिणी मानसून का मौसम होता है। एंड ऑप्शन नंबर घ है इनमें से सभी। तो क्वेश्चन नंबर 74 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ होगा, यानी इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ बढ़ते हैं। दक्षिणी पश्चिमी मानसून के संबंध में गलत विकल्प को चुने। क्वेश्चन नंबर 75 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख होगा, इससे लौटते हुए मानसून कहते हैं, ठीक है। एक गलत ऑप्शन क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे गलत बतलाया जा रहा है, ये लौटते हुए मानसून इसे नहीं कहते हैं। दक्षिणी पश्चिमी मानसून को इससे आरंभ मानसून कहते हैं, इससे मानसून की शुरुआत होता है भारत में, ठीक है। भारत, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से, ठीक है, मानसून का आरंभ होता है और स्थल भारतीय स्थलों की तरफ है आगे बढ़ती है। तो मानसून की दक्षिणी पश्चिमी मानसून का शुरुआत होता है, ठीक है। इसलिए इसे लौटते हुए मानसून नहीं कह सकते हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है लौटते हुए मानसून के संबंध में सही विकल्प को चुने। इस समय पवन स्थल भाग से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। क्वेश्चन नंबर ख है भारत के दक्षिणी भागों में विशेषकर तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश से इस मौसम से वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर ग है ऑप्शन नंबर ग है दिसंबर से फरवरी तक मानसून को लौटने का मौसम होता है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग होगा, यानी दिसंबर से फरवरी तक मानसून को लौटने का मौसम होता है। अच्छा, यहाँ पे ऑप्शंस गलती दिया गया है, यहाँ पे क्वेश्चंस को चेंज करना पड़ेगा। जो ऑप्शन दिया गया है ये लौटते हुए मानसून के संबंध में गलत विकल्प को चुने, इसके लिए दिया गया है, ठीक है। तो इसका यहाँ सही आंसर होगा, ठीक है। और लेकिन यहाँ पर चेंज करना होगा क्वेश्चंस को और लौटते हुए मानसून के संबंध में गलत विकल्प को चुने, ठीक है। तो इस प्रकार लौटते हुए मानसून उसे कहते हैं जो इस समय पवन स्थल भाग से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है, ठीक है। तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। और भारत के दक्षिणी भागों से विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जब लौटते हुए मानसून हमारे भारत के उत्तरी हिस्सों से लौटते हैं, ठीक है, तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में वर्षा कराती है, ठीक है। और बेसिकली ये ऑप्शन अगर गलत हो जाएगा जो सही होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चंस को सही करना होगा, लौटते हुए मानसून के संबंध में गलत विकल्प को चुने, ये होगा, ठीक है। टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ेंगे। दक्षिणी पश्चिमी मानसून के समय आर्द्र पवनें कहाँ बहती है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून के समय आर्द्र पवनें कहाँ बहती है? जब दक्षिणी पश्चिमी मानसून का शुरुआत होता है। अच्छा, जो अभी टाइम पीरियड चल रहा है, ठीक है, ये दक्षिण पश्चिमी मानसून का है, ठीक है। जून का महीना है, ठीक है, और ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून का ही मौसम है, ठीक है। तो
अभी फील कीजिएगा आप लोग, इसमें बोला जा रहा है दक्षिणी पश्चिमी मानसून का समय आर्द्र पवनें कहाँ बहती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 78 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख होगा, समुद्र से स्थल की ओर। ठीक है, समुद्र से स्थल की ओर बहता है, क्योंकि इस समय जो होता है जून में क्या होता है कि जैसे एक कॉन्सेप्ट वाइज एक क्वेश्चन है, इसको हम यहाँ पे हम आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहेंगे। ठीक है, जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में बतलाए थे कि क्या होता है कि 21 जून को हमारा जो पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव सन की तरफ झुका हुआ रहता है। ठीक है, इस प्रकार जो कर्क रेखा है, ठीक है, कर्क रेखा पर सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट पड़ता है। ठीक है, और इस प्रकार उस एरिया में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होता है। ठीक है, और इसके अपोजिट में 22 दिसंबर को जाइएगा तो मकर रेखा पर यानी जो हमारा दक्षिणी ध्रुव है वो सन की तरफ झुका हुआ रहता है और मकर रेखा पर सन का सीधा लाइट पड़ता है, और इस प्रकार उस एरिया में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होता है। तो जैसे हमने आपको बतलाया कि 21 जून हमारा जो सन है वो उत्तरी ध्रुव जो हमारा पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव सन की तरफ झुका हुआ रहता है। ठीक है, और इस प्रकार जो सूर्य का मैक्सिमम लाइट जो होता है वो पृथ्वी पर कर्क रेखा पर पड़ता है। ठीक है, तो क्या होता है कि तो हमारा पृथ्वी, ठीक है, इस वक्त बहुत गर्म रहती है। ठीक है, और उसके तुलना में जो समुद्र है, ठीक है, जैसे बंगाल की खाड़ी हो गया, ठीक है, और अरब सागर हो गया, तो हमारा देश जो हो गया, ठीक है, ये स्थल हो गया। ठीक है, अब स्थल के तुलना में जो अरब सागर है और बंगाल की खाड़ी है, उसके तुलना में स्थल जो होता है ये काफी जल्दी हीट हो जाता है। ठीक है, और जितना हीट होता है उतने जल्दी ही इसका हीट रिलीज हो जाता है। लेकिन इसके कंपैरिजन में आप लोग देखिएगा अरब सागर चाहे समुद्र की ओर उसके एरिया आप लोग देखिएगा तो वो उतना जल्दी हीट नहीं होता है। ठीक है, पानी जो होता है वो उतना जल्दी हीट नहीं होता है। ठीक है, और वो उतना जल्दी उसका हीट भी रिलीज नहीं होता है। तो क्या होता है कि जब स्थल उतना गर्म होता है तो जल्दी ही मतलब ये अपना हीट रिलीज कर देती है। ठीक है, और यहाँ पर जो हवा रहती है यानी वायु रहता है, ये गर्म वायु का मतलब